वेलकम टू जेसी शो। ये केरल चुनाव में क्या चमत्कार किया, 15% वोट शेयर फॉर बीजेपी। देखिए, मुझे नड्डा साहब के साथ प्रभारी के रूप में मैं पिछले 2-3 साल से वहां काम कर रहा था, लेकिन इसमें मेरा कोई जादू नहीं है। ये तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह ने उस राज्य में जाके एक तो अध्ययन किया सामाजिक समीकरण का, नेतृत्व का, पिछड़ों के नेतृत्व का, और किस प्रकार से वामपंथियों के बीच में और कांग्रेस के बीच में वोटों का भी विभाजन होता है। और गहन अध्ययन के बाद जो उन्होंने 11 पार्टियों का कोलिशन स्टिच किया, उसका एक बड़ा प्रभाव है। और मुझे लगता है कि केरल में पहले से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत अच्छा काम है, लेकिन वो वोट और सीट में नहीं दिख पाता था, क्योंकि कांग्रेस, यूडीएफ और एलडीएफ की लड़ाई में ये वोट कहीं ना कहीं जो हमारा पारंपरिक वोट है उसका एक ध्रुवीकरण हो जाता था। हम लोगों ने इस बार उस ध्रुवीकरण को कुछ हद तक रोका है, और जो 11 पार्टी का अलायंस था वो एक प्रकार से 5% से हम लगभग 15% पहुंच गए मोटे तौर से, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है इस चुनाव में। असम तो हम जीते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए है तो वो शायद केरल का चुनाव है। इसीलिए मैंने कहा अमित शाह गुजरात से आते हैं, केरल से ज्यादा उनका वास्ता नहीं रहा। ऐसे कैसे करते हैं चमत्कारों, क्या आप किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए अमित जी, मैं तो बहुत लोगों के साथ काम कर चुका हूं और कई राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबके अपने अपने गुण हैं। इनमें जिस राज्य के में लगते हैं तो फिर 24/7 का काम करते हैं। ये नहीं है कि इस राज्य को चुनाव के दृष्टिकोण से केरल में चुनाव लड़ना है, तो जो वहां पर लगे लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, देश में जिनको प्रभारी बना के वो डे टू डे बेसिस पर मॉनिटर करते हैं। और अध्ययन बहुत होता है, चाहे वो स्वयं कर रहे हो या उनकी टीम कर रही हो या जो स्टेट से इनपुट आ रहा हो। जिस प्रकार से प्रदेश में उन्होंने जो फेस अध्यक्ष का बनाया, राजशेखरन कुमानम, वो अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव फेस, संघ का चेहरा राजनीतिक रूप से जो आया उसकी एक बड़ी पहचान। और जो कैडर था संघ का और भाजपा का, ये बिल्कुल ही सड़क पर दिखने लगा। और एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जो कैंपेन बिल्डअप किया उन्होंने, बहुत विजिबल कैंपेन। तो अगर सबसे बड़ी उपलब्धि केरल में है कि जो बाइपोलर कॉन्टेस्ट था वो ट्राइपोलर कॉन्टेस्ट हो गया, और बीजेपी वहां पर दिखती थी। हम भी वहां पहले चुनाव में जाते रहे हैं, लेकिन इस बार जो रेस्पॉन्स मिलता था, मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूं, कोई मुझे जानता भी नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, अमित शाह के नाम पर एक उल्लास दिखता था। लगता था कि हम जीत रहे हैं। हमारे जैसे लोगों की छोटी मोटी सभाएं 5,000 4,000 की हो जाती, बड़ी सभाएं 20,000 तक हो गई, जो केरल में कम से कम भाजपा ने कभी नहीं देखा था। तो नरेंद्र मोदी की सभाओं में काफी अच्छी भीड़ उमड़ी। नरेंद्र मोदी फैक्टर कितना रहा होगा केरल में? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो देश में आस्था है उससे केरल में कोई भिन्न नहीं है, क्योंकि राजनीतिक रूप से हम उसको वहां पर राज्य के चुनाव के परिणामों में ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं, परंतु उनका नेशनल रिकॉग्निशन जिस प्रकार से पूरी दुनिया में, देखिए केरल में एक बहुत बड़ा समाज है जो दुनिया भर के कोने कोने में है, अधिकांश मिडिल ईस्ट में है, लेकिन उसके आगे भी फिल्टर होकर लोग गया है। जो गर्व स्थापित किया है केरला के लोगों में, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो अपने आप को इस बात को कह के विदेशों में नहीं परिचय देते कि मैं केरल का हूं, वो इस बात का परिचय देते हैं कि मैं भारतीय हूं, मैं इंडिया से हूं। और जैसे भारतीय हूं, इंडिया हूं, तो दूसरा परिभाषा का शब्द होता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, चाहे भाषा जो भी हो। ये अपने आप में इतना स्ट्रांग रेसिपी है इंटरनेशनल, और शायद वर्षों में भारत की अपनी पहचान रही है, लेकिन जो पहचान पिछले 2 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को दिया है, और खास करके वैसे लोग जो अप्रवासी हैं, ये तो उनसे आप पूछिए जो इस ताकत को महसूस कर रहे हैं। हमसे तो, हम लोग तो पार्टी कहेंगे, लेकिन उनसे पूछिए जो इस ताकत को महसूस कर रहे हैं। आप मूलतः एक मिनिस्टर हैं, लेकिन मैं देखा कि चुनाव लड़ाने वाले एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं, कभी महाराष्ट्र, कभी केरला। ये चेंज ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए आप बहुत सामान्य रूप से दिखता नहीं होगा कितना अध्ययन करते हैं, लेकिन ये सब आंकड़े बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं। मैं गोवा का भी प्रभारी था, महाराष्ट्र का था, केरल में गया, इसके पहले ऐसे राज्यों में जो अंग्रेजी के कारण थोड़ा मुझे भेज दिया जाता है, कभी तमिलनाडु, एक बार मैं तमिलनाडु का भी प्रभारी था, फिर अरुणाचल का, फिर सिक्किम का। तो देखिए, इस पार्टी में एक बड़ी ताकत है। सरकार में, आज सरकार में हम हैं, लेकिन जो एक्सपोजर संगठन में काम करके और यही एक पार्टी है जिसका राष्ट्रीय प्रेजेंस है,
और मुझे लगता है ये प्रोबेशन बहुत अच्छा है। संगठन में काम करने का प्रोबेशन इस देश को समझने में और पार्टी को आगे ले जाने में। और आज तो सभी राजनीतिक पार्टियां, पहले सभी राजनीतिक पार्टियां मिलकर के कांग्रेस से लड़ती थी, अब तो शायद हम इतने ताकतवर जरूर हो गए हैं कि हर जगह सभी पार्टियां मिलकर के भाजपा से लड़ रही हैं। वही लेफ्ट और वही कांग्रेस जो देश में एक दूसरे के खिलाफ, पश्चिम बंगाल में एक दूसरे के साथ, केरल में एक दूसरे के खिलाफ, और सब लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो एक बड़ी उपलब्धि है। इसका क्रेडिट सीधे देश के प्रधानमंत्री और संगठन में माननीय अमित शाह जी को और पूरी टीम को जाता है। 15 साल से वहां कांग्रेस पावर में थी आसाम में, ये जो वोट आपको मिला, ये नेगेटिव वोट है या पॉजिटिव अल्टरनेटिव के लिए वोट है? देखिए, जब तक वोट मिला तो आज तो असम में, और असम के माइनॉरिटीज जो वहां के मूल निवासी थे, उन लोगों ने भी भाजपा के लिए वोट किया। तो वहां जो इश्यूज थे, एक तो कांग्रेस का मिसगवर्नेंस का विषय था, बॉर्डर पर जो स्थिति थी, डेमोग्राफिक प्रोफाइल था, और जिस प्रकार से सेंटिमेंट्स उभर के आ रहे थे, और फिर जो हमारे कोalition की पॉलिटिक्स थी, लीडरशिप था, ये एक रेसिपी बना ऐसा जो हमको जीत दिया। और पूर्वोत्तर में हमने हमारा दरवाजा, पूर्वोत्तर के प्रांतों में भाजपा का दरवाजा पूरी तौर से फाटक खुल गया है, और मुझे लगता है कि आहिस्ते आहिस्ते हम पूर्वोत्तर में भी कामयाब होंगे। कहते हैं आरएसएस का काफी रोल था, राम माधव 10 साल से काम कर रहे थे। निसंकोच बहुत सारे लोग जिनका फेस हम नहीं देख पाते हैं, वो लोग काम करते हैं और काम करके पार्टी की शाख को बढ़ाते हैं। और ऐसे इस पार्टी में मैं कह दूं, हमारे जैसे लोग तो चेहरे से कहीं ना कहीं दिख रहे होंगे, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनका चेहरा नहीं हो, वो ज़बान से सबके सामने नहीं आते हैं, लेकिन इस पार्टी की नींव रखने में और राष्ट्रीयता से जोड़ने में जो उनका अभियान है, शायद हमारे जैसे लोग बहुत पीछे पड़ जाए। आसाम के बाद 2019 का सिनेरियो कैसे देखते हैं? बीजेपी वर्सेस रीजनल पार्टीज और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। देखिए, सबसे बड़ी संकट जो कांग्रेस मुक्त भारत की हो रही है, दरअसल सच्चाई है कि अब आने वाले दिनों में जिस तरह से 2 राज्यों में कांग्रेस का जाना, असम में जाना, केरल में जाना, कांग्रेस की उपस्थिति नगण्य होती जा रही है। अब उसका स्थान तो कोई ना कोई ले रहा है, और ये बड़ा संकट है, क्योंकि कम से कम हम लोग तो कल तक पहचान कर लेते थे कि कांग्रेसियों से लड़ना है, अब वो खुद ही अपने आप मुक्त होते जा रहे हैं। तो समीकरण बदल रहा है। और जगदीश जी, और जहां जहां कांग्रेस का स्पेस था, उनकी नीतियों का जगह कोई ना कोई रीजनल पार्टी लेता जा रहा है। आप बिहार में देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आप एक एक करके आप वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, और जहां जहां से कांग्रेस जा रही है वहां लौट के नहीं आ पा रही है। तो एक बड़ा संकट है उनके लिए। हमारे लिए तो है कि हम देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहेंगे, और इस फेडरल सिस्टम में हमारी केसरिया गाड़ी गोवा की है, हमारी केसरिया रेलगाड़ी महाराष्ट्र की है, हमारी केसरिया रेलगाड़ी मध्य प्रदेश की है, राजस्थान की है, छत्तीसगढ़ की है, झारखंड की है, और यहाँ तक कि मिलीजुली केसरिया गाड़ी जम्मू कश्मीर में भी है, पंजाब में भी है, और असम में भी है। और उस बड़ी गाड़ी को, जिसमें केसरिया रंग का डिब्बा राजधानी एक्सप्रेस की तरफ लगा हुआ है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको तेज गति से लेके चल रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि देश के सब डिब्बे लग जाए भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े रेल में, और बढ़े, देश का काम बढ़े। आप बिहार से हैं, क्या लगता है 2019 में नीतीश कुमार रैलिंग पॉइंट होंगे अपोजिशन के? देखिए, ये सवाल तो पहले भी एक बड़ी ख्वाहिश थी नीतीश कुमार की कि वो केंद्र बिंदु बनना चाहते थे, और इतनी तड़प थी उनकी, जितना जब पिछले बार हमारे साथ थे, तो जब देश में हम लोगों ने घोषणा की कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, वो बिल्कुल विफर गए और सरकार से बाहर चले गए और मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ दिया। और हारने के बाद जब बर्दाश्त नहीं हुआ कि मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहना है, उन्होंने छोड़ दिया। तो वो बेचैनी तो एक तरफ है, लेकिन उसी बेचैनी में वो लखनऊ पहुंचे, उत्तर प्रदेश में कहा कि कुछ उन्होंने घोषणा की उत्तर प्रदेश में कि ये हमने ऐसे बिहार में कर दिया और उत्तर प्रदेश में ऐसे करना, कुछ सलाह दी कुछ नशा के ऊपर, और तुरंत खारिज हो गया वो पूरा उनका अभियान, जब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की तरफ से बयान आया कि अपनी समझदारी आप अपने पास बिहार में रखिए। प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट स्किल इंडिया आपको सौंपा गया है, कितना कर पाए हैं? देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी, और ये आज तक शिक्षा में ही वर्षों से 69 वर्षों में शिक्षा के साथ स्किल था, लेकिन हमें इसकी परिभाषा देनी थी। और देश के प्रधानमंत्री ने अलग मंत्रालय 1.5 वर्ष पूर्व स्थापित करके, सबसे पहले ऐसा नहीं कि स्किल आज हमने शुरू कर दिया क्योंकि मैं बहुत समझदार हूं, हम आकर के और देश के प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया, ये काम हो रहा था, लेकिन इसमें एक रूपता लाना,
इसका विस्तार करना और वैसे समाज तक पहुंचना जिसके पास स्किल की आवश्यकता हो, और उसके लिए पूरा इकोसिस्टम आर्किटेक्चर बनाना और उसको लागू करना, ताकि देश का गरीब, देश का बेरोजगार, देश का नौजवान, देश की महिलाएं जो असंगठित क्षेत्र में, हम कहते हैं असंगठित क्षेत्र में 40 करोड़ है, उसमें 30 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग देना है। 10 करोड़ लोग इस वर्क फोर्स में प्रत्येक वर्ष आ रहे हैं। मेक इन इंडिया हमारा नारा है, हम उसके प्रति हमारा संकल्प है, लेकिन मेक इन इंडिया तब तक नहीं संभव है जब तक हम मेकर्स इन इंडिया ना बनाएं। और आज हमारा लक्ष्य है कि इस देश में मेकर्स इन इंडिया बनाएं, उसको एस्पिरेशनल बनाएं, उसका इकोसिस्टम बनाएं, उसका मानक बनाएं, उसकी ट्रेनिंग। जब आप कहते हैं कि स्किल हमेशा इस देश में शिक्षा के साथ वर्षों तक चलना चाहिए था, अब तो हम उसको शॉर्टकट करके उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका परिणाम हो रहा है कि अगर 15 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, और तो कहीं ना कहीं उसकी कमी है। लेकिन 15 वर्ष की शिक्षा के साथ अगर 15 हफ्ते की हम ट्रेनिंग देके उसको रोजगार के लायक बना सकते हैं, तो वो काम हम कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि क्योंकि आपने 15 हफ्ते की ट्रेनिंग दी, पूरा का पूरा रोजगार की जिम्मेवारी आपकी है, ये थोड़ा अन्यत्र चला जाता है। भारत सरकार के जो अलग अलग मंत्रालय हैं जिनसे काम पड़ता है, उनका कोऑपरेशन किस तरह का? देखिए, बड़ा सवाल है, और आज लगभग देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं बहुत लोग स्किलिंग का काम कर रहे हैं, आस्ते आस्ते उसको एक जगह लाना है। और मोटे तौर से सभी मंत्रालय, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय हो या पेट्रोलियम हो या पावर हो या रेलवेज हो या डिफेंस हो, सब लोगों ने, आज ही हमने एक समझौता किया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से। तो एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बहुत स्पेस अवेलेबल है, और एयरपोर्ट में जो डीजीसीए के अधीनस्थ ना होकर के बाहर का जो इकोसिस्टम है वर्कफोर्स से, उसको ट्रेन करने का, तो लगभग मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज अफेयर्स, जो यहाँ से जाने वाले बच्चे विदेशों में रोजगार लेते हैं, उनको भाषा का अभाव होता है, उस देश की कानून का अभाव होता है, उस देश में ट्रेनिंग किस प्रकार से है, यहाँ से भेजने वालों के गलत चुंगल में फंस गए तो वहाँ जेल में पहुँच जाते हैं, ये सब बहुत सारे विषय हैं जिस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे बड़ी कठिनाई है ट्रेनर्स का। अगर इतने बड़ी संख्या में लोगों को ट्रेन करना है तो इतने ट्रेनर्स कहाँ हैं? बीए बीएड करके एजुकेटर्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन ट्रेनर्स नहीं मिलेंगे। इसलिए हम लोगों ने फौज के साथ समझौता किया है। 55,000 नौजवान नहीं, 55,000 जवान जो एनसीओज जेसीओज में हैं वो रिटायर करते हैं, और उनकी काबिलियत बहुत होती है, लेकिन ऐसा माना जाता है फौज से रिटायर करने वाला आदमी सिक्योरिटी का काम करेगा। ऐसा नहीं है, उनकी भी बहुत सारे गुण हैं। और अभी एयरफोर्स के साथ लगभग 125 पहला बैच था, पायलट था, 125 लोगों को जो वारंट ऑफिसर एंड बिलो ऑफिसर लेवल जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स में थे, जूनियर ऑफिसर्स में थे, उनको हम लोग सीधे तौर से ट्रेनिंग देकर, चाहे या तो वो एसेसर्स बन रहे हैं या ट्रेनर्स बन रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड बन रहे हैं और इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। रेलवेज के साथ हम लोग बहुत बड़ा पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो दिशा देने का प्रयास करो, 1.5 वर्ष इस मंत्रालय का हुआ है, और देश के प्रधानमंत्री लगातार इसको मॉनिटर करते रहते हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन दिशा और वो ध्वनि और वो आवाज पूरे देश को सुनने में आने लगा है। पीएसयूज के साथ क्या कोऑर्डिनेशन है? कुछ कई सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैवी इंडस्ट्रीज, ये सब मंत्रालयों के साथ, पावर मिनिस्ट्री के पीएसयूज के साथ, और सीएसआर का, इंडस्ट्री के साथ भी, प्राइवेट में भी एक जो अप्रेंटिसशिप, देखिए इस देश में हम सबको समझना होगा, हम चाहे जितनी भी क्लासरूम में ट्रेनिंग दे दें, जितने भी लैब में आपको प्रशिक्षण करते, असल ट्रेनिंग दुनिया भर में कहीं होता है तो इंडस्ट्री के भीतर होता है, उसके असेंबली लाइन पर होता है। आज अगर तुलना तो नहीं देना चाहिए, चीन में अप्रेंटिसशिप, उस चीन में 3 करोड़ बच्चे करते हैं, भारत में इसकी संख्या मात्र 3 लाख, कोई तुलना ही नहीं है। और 1970 से यह बात चल रही थी कि अप्रेंटिसशिप एक्ट को अमेंड करना है। आज तक 2014 में हमने अमेंड किया, और इस अमेंडमेंट के बाद जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आज की तारीख में 15,000 के आसपास बच्चे पीएसयू, जबकि उनकी कम से कम इस 1.5 करोड़ में 1.5 लाख बच्चों को होना चाहिए जो अमेंडेड एक्ट है उसके तहत। जितना इंस्पेक्टर राज था उसमें रिपोर्टिंग करना, रजिस्ट्रेशन करना, सब घटा दिया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि 1.5 लाख बच्चे सिर्फ पीएसयूज में जाके। तो अप्रेंटिसशिप का जो मॉडल है ये सबसे कामयाब मॉडल है, चाहे वो बच्चा उस उद्योग में क्यों ना चला जाए या उस उद्योग में 2 साल की ट्रेनिंग लेकर के हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेकर के बाहर चला जाए, कामयाब वही होगा जो ट्रेनिंग लेने के बाद इंडस्ट्री में जा सके। और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कुछ भी करना है अधिक से अधिक संख्या, और प्राइवेट सेक्टर को भी इंसेंटिवाइज करना है कि वो अपने हमारे बच्चों को ट्रेनिंग मिले, और गवर्नमेंट सेक्टर को भी इंसेंटिवाइज करना है कि हैंड्स ऑन
ऑन जॉब ट्रेनिंग की कार्रवाई हो और अप्रेंटिसशिप। तो हम लोग लगभग नीतिगत तरीके से हर दिशा में मूव कर रहे हैं। गवर्निंग काउंसिल इसकी मीटिंग कोई प्राइम मिनिस्टर एक मुझे अध्ययन करना होगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री एक ही मिशन को हेड कर रहे हैं, वो स्किल मिशन है, जिसमें 3 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र से हैं, अरुणाचल के हैं, और फिर कई मंत्री हैं भारत सरकार के और अधिकारी हैं, नीति आयोग है। ये वार्षिक मीटिंग होती है और उसमें दिशा तय है कि प्रधानमंत्री के लेवल पर क्या रिव्यू होगा, मेरे लेवल पर क्या रिव्यू होगा, सेक्रेटरी के लेवल पर। और मूल रूप से उन्होंने कहा कि इस चीज में हम बढ़ रहे हैं, लेकिन जो चैलेंज है वो चैलेंज को रिकंसाइल करके एड्रेस करने में थोड़ा वक्त और लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमने उसकी शुरुआत की है, जो इस देश में 69 वर्षों में होना चाहिए था। क्योंकि हर कुछ शिक्षा में ही, जो इस देश में बड़ा आदमी था, जो इस देश में प्रभावशाली आदमी था, जो इस देश में कामयाब आदमी था, वो शिक्षित था, वो एमए था, बीए था, वो स्किल्ड नहीं था। और उसी में देश का एस्पिरेशन भी उधर ही बढ़ा कि भाई हमको बीए करना है, हमको एमए करना है, हमको पीएचडी करना है। कभी ये किसी ने कहा कि हम प्लम्बर बनेंगे और वेल्डर बनेंगे और हम टेक्नीशियन बनेंगे और ये बनेंगे। आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में जैसे भारत में बॉटनी का प्रोफेसर, फिजिक्स का प्रोफेसर, मैथमेटिक्स का प्रोफेसर, इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर, कहीं आपने ये नहीं सुना होगा कि वेल्डिंग का प्रोफेसर हो या प्लम्बिंग का प्रोफेसर हो। दुनिया में है, थाईलैंड जैसे देश में है। तो एक एस्पिरेशन बनाना कि ये काम भी एक महत्व का और गरिमा का काम है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए क्या एजेंडा है, रोड मैप? एक तो हम अपने विभाग से लगभग 1 करोड़ लोगों को ट्रेन करेंगे जो एंट्री लेवल है। कई बार कंफ्यूजन होता है हाई एंड स्किल्स, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, वो भी स्किल है लेकिन वो एआईसीटी के अंतर्गत है। हमारे लिए एंट्री लेवल जॉब्स 30-40 करोड़ लोग जिसको असंगठित क्षेत्र में है। आज हमारा लक्ष्य है कि जिसकी आमदनी गांव बैठ के 2000-3000 है, अगर 10 हफ्ते की ट्रेनिंग देके उसकी आमदनी 13,000 हो जाए, बड़ी कामयाबी है। तो ये बहुत बड़ा संख्या है। ड्राइवर्स ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना, माली जैसे, अगर दिल्ली में एक अच्छे माली को प्रशिक्षित कर दे तो 12 से 15,000 उसको मिल सकता है। आपका ड्राइवर जो आपको लेके यहां एयरपोर्ट जाएगा, अगर वो अच्छी ड्राइविंग करता है और उसको थोड़ी अंग्रेजी जानती है, थोड़ा ऐप यूज करना जानता है, थोड़ा जीपीएस यूज करना चाहता है, थोड़ा प्रेजेंटेशन बढ़िया है, तो अच्छी कंपनियां उसको 20,000 का नौकरी देंगी। तो ये सब आज देश में 1.8 मिलियन यानी कि 18 लाख ड्राइवर्स की शॉर्टेज आज है। आप सोच सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई इकोसिस्टम नहीं है पूरे देश में ड्राइवर्स का। हेवी इक्विपमेंट्स, जंबो ऑपरेटर्स, लॉन्ग होल ड्रिल ऑपरेटर्स, बैकहो ऑपरेटर्स, ग्रेडर्स, कंपैक्टर्स, आपके पास लोग नहीं है, विदेशों से आके लोग। और ये सब कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन कभी भी इस देश में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई इन बच्चों को ट्रेनिंग दें। मीडिया और एंटरटेनमेंट, इसमें लाखों लोगों की जरूरत है, लेकिन ट्रेंड बच्चे नहीं मिलते हैं। वो तो काम करते करते जगदीश जी के पास आए, किसी से सीखा, साउंड सिस्टम एक्सपर्ट्स, बहुत सारा चीज है साहब। और सिर्फ हम अपने भारत के लिए नहीं तैयार कर, पूरी दुनिया के लिए वर्कफोर्स भारत में तैयार हो सकता है, ये हमारा लक्ष्य है। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा भारत दुनिया का कौशल केंद्र बनेगा। आप ग्रास रूट पे काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी पे बहुत ध्यान देते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या किया स्किल के लिए? बताऊंगा तो फिर बाकी मित्र कहेंगे कि अपने यहाँ सब कुछ करके जा रहा है, लेकिन मॉडल स्किल सेंटर की स्थापना की है और वो देखने लायक जगह है। मैंने इसलिए स्थापना की कि मैं खुद ही एक्सपेरिमेंट करना चाहता था कि आखिर इन बच्चों के साथ इस 3 महीने 2 महीने में होता क्या है। और साहब मैं बताऊं, मैं अपने जीवन में अगर मुझे सब काम छोड़ देना हो, तो जैसे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे अगर पॉलिटिक्स से अगर छोड़ना हो तो मैं यही काम करना चाहूँ। उसमें जो सेटिस्फैक्शन है, जो मेट्रिकुलेशन है, आईए है, बीए है, एमए है, वो आके उस सेंटर में 3 महीने रहता है और फिर 15,000 के रोजगार में, 10,000 के रोजगार में निकल जाता है, जिसकी जैसी औकात। ये बहुत गुंजाइश है, ये रास्ता छूटा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूंसी में स्किल का सेंटर है, अभी कई हैवी ड्राइवर, लाइट मोटर, कमर्शियल मोटर व्हीकल्स, हैवी कमर्शियल मोटर व्हीकल्स, इस सब की ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, हैवी इक्विपमेंट्स के। बट ये मैं अपने सांसद मित्रों के भी कॉन्स्टिट्यूंसी में शुरू करूंगा और स्किलिंग के क्षेत्र में आस्ते आस्ते हम विस्तार। कल की सुबह आप और हम पूछे कि भाई किसी को रोजगार चाहिए, 10,000 की नौकरी चाहिए, कल की सुबह स्विंग मशीन ऑपरेटर्स की 1 लाख लोगों की कल सुबह जरूरत है। लेकिन हमारे पास, अच्छा ये नहीं है जहां वो जरूरत है वहां वो लोग उपलब्ध नहीं है, और जहां उपलब्ध है उसको पता नहीं है। तो ये लिंकेज भी बहुत बड़ा है। तो इस तरह से बहुत सारे क्षेत्र हैं। आज आप हैंडलूम्स, टेक्सटाइल्स, अपैरल में चले जाएंगे, लोग कहेंगे मेरे पास लोग नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें लोग नहीं है। आज हैवी जो लॉजिस्टिक कंपनियों के पास कहेंगे, वो कहेंगे मेरे पास ड्राइवर्स नहीं है। तो
बट ये लिंकेज कौन करेगा देश में? किसको पता है कि गुजरात में क्या है, महाराष्ट्र में क्या है, बिहार में क्या है, झारखंड में क्या है, पश्चिम बंगाल में कहाँ मैन पावर अवेलेबल है? ये तो किसी को करना ही पड़ेगा ना, बिकॉज देश सबका है। तो जहां जिसकी जरूरत है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर लोग जा रहे हैं। केरल के होटलों में नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जाकर के, आज केरल के होटलों में नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जाकर के सिक्किम और अरुणाचल से वहां होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। क्यों? लेकिन अगर इसी को ऑर्गेनाइज किया जाए तो ये पूरा लिंकेज बन सकता है, और जॉब को तो एड्रेस करना पड़ेगा, पूरे उसको इक्वलाइज करना पड़ेगा, उसको इनपुट्स देना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करना पड़ेगा, स्टेट्स को अपने साथ लेना पड़ेगा, सेंटर को साथ लेके चलना पड़ेगा, सभी मंत्रालयों को काम करना पड़ेगा। मेरा मंत्रालय बहुत ही विविध है साहब। यूपी में क्या प्लान है? आसाम के बाद क्या लगता है? देखिए, यूपी में कोई प्लान जो भी बन रहा हो, लेकिन यूपी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी लग गए, और वो जब लग जाएंगे, देश की प्रधानमंत्री ने सहमति दे दी है कि कानपुर में 15 जुलाई को जो विश्व कौशल दिवस होता है उसमें जाएंगे। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी के वो बलिया में एक बड़ा कार्यक्रम एलपीजी के ऊपर हुआ, गरीबों तक पहुंचाने, उसमें गए। हम अपनी ताकत लगाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता को कैसी सरकार चाहिए और वो बदलाव चाहते हैं, इस दिशा में हम चल रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी और उनकी पूरी टीम में, अपने सरकार में, देश के प्रधानमंत्री में, क्योंकि हमारा लक्ष्य बड़ा साफ है। देश के प्रधानमंत्री का, अमित शाह जी का लक्ष्य साफ है। गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, दिव्यांग और महिलाएं, हम इसकी सेवा में लगे हैं। परिणाम तो मेहनत के साथ मिलता ही है। उत्तर प्रदेश में भी मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में कामयाबी मिली थी, उसी तरह से बड़ी चुनावी कामयाबी हमें विधानसभा के चुनाव में भी मिलेगा। मुद्दा क्या रहेगा? डेवलपमेंट या हिंदुत्व फिर से खड़ा करेंगे? ये तो सवाल आप कठिन कर रहे हैं। हिंदुत्व तो हमारा अस्तित्व, हमारी आस्था है, और विकास हमारा अभिन्नता है। तो इस साथ चलने में कोई हानि नहीं है, और विकास तो लेके चलेंगे, और आस्था को तो हम मिटने देंगे नहीं। तो आप दोनों सवाल पूछ रहे हैं तो दोनों में हाँ है। सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, लेकिन कभी कभी बस एक बात खटकती है कि अपोजिशन के साथ डायलॉग नॉर्मल नहीं है। आप लोग क्यों नहीं कोशिश करते? दोनों तरफ से होगा, हम लोग कोशिश करते हैं। मैं संसदीय कार्य का काम देखता हूं, मेरे बॉस वेंकैया नायडू हैं, और हम लोग लगातार ब्रीफिंग प्रधानमंत्री जी को कहते हैं। अरुण जेटली साहब हैं, और नितिन गडकरी जी हैं, सुषमा जी हैं, सब लोग बैठ करके बात करते हैं, राजनाथ सिंह जी। बैठकों में ये चर्चा, तो हम लोग अपने तरफ से कभी भी परहेज नहीं करते अपने प्रतिपक्ष के साथ बात करने में या हाथ बढ़ाने में। उनकी अपनी कठिनाइयां हैं, उन पार्टियों में भी परिवार का, उनके लीडरशिप का, ये सब कठिनाइयां। हम लोग कतई इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि हम हाथ नहीं बढ़ाते हैं। शायद उनको ऐसा लगता हो। जीएसटी करा लेंगे? जीएसटी होना चाहिए, और आज सकल घरेलू उत्पाद अगर 7.6 तक पहुंचा है, जिस दिन जीएसटी पारित होगा वो 2 डिजिट फिगर क्रॉस कर जाएगा। कांग्रेस ने शुरुआत की थी, कांग्रेस को इसका क्रेडिट लेना चाहिए, लेकिन वो घबरा गया। उनको लगता है ये सभी क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी के खाते में जाएगा। कोई क्रेडिट के लिए हमेशा कोई काम नहीं करता है। जो देश के लिए भला हो उस दिशा में सब काम करते हैं, और शायद जीएसटी से देश का बड़ा भला होने वाला है, इसमें उनका सहयोग होना चाहिए। और हमने बार बार कांग्रेस के नेतृत्व से यह आग्रह किया है कि इस बड़े काम में हाथ बटाएं। देश की जनता समय आने पर अपना फैसला करती है। आपको भी 67 वर्ष का काम में लगभग 50 वर्ष सेवा का मिला, हमें भी मिला है। हमें भी कुछ अच्छा काम करने में आपका सहयोग हो। देश की जनता महान है, और अंततोगत्वा यही दिखता है कि लोग ही तय करते हैं कि आप किस लायक हो। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि छपरा की जनता ने मुझे तीसरी बार मौका दिया है, और मैं जो कुछ भी राजनीति में हूँ वहाँ के लोगों ने उसका समर्थन दिया है, सारण के लोगों ने समर्थन दिया है, और मैं हमेशा सभी जाति, सभी समाज, सभी धर्म के लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे जैसा साधारण व्यक्ति यहाँ तक पहुँचा। तो मुझे लगता है कि इस पार्टी की भी एक बड़ी भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े कार्यकर्ताओं की फौज है, संघ का एक बड़ा समर्थन और उनका अपना ढांचा है, जो बड़ी पॉजिटिव पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स और नेशनलिज्म में सबको ग्रूम करते हैं। मुझे लगता है कि अच्छी जगह पर हम राजनीति कर रहे हैं, एक अच्छा माहौल है, एक देश के लिए भी जितना हम कर सकते हैं करते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू सो मच।